आज हम पढ़ेंगे जॉर्ज पंचम की नाक। इस पाठ को लिखा है कमलेश्वर जी ने। कमलेश्वर जी का जन्म सन 1932 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले में हुआ था। उन्होंने सन 1954 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया। कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म, पटकथा जैसी अनेक विधाओं में उन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया। 1995 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया और 2003 में उन्हें कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार का सम्मान भी प्राप्त हुआ। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हुआ। कमलेश्वर जी ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। इन्होंने सौतन की बेटी, लैला, सौतन, राम बलराम, मौसम, रजनीगंधा और आंधी जैसी प्रसिद्ध फिल्मों के साथ 99 फिल्मों के संवाद, कहानी या पटकथा लेखन का भी कार्य किया। कमलेश्वर जी भारतीय दूरदर्शन के प्रथम स्क्रिप्ट लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं और भारतीय कथाओं पर आधारित पहला साहित्यिक धारावाहिक दर्पण भी उन्होंने ही लिखा। कमलेश्वर जी ने इलाहाबाद आकाशवाणी में नौकरी की, फिर दिल्ली दूरदर्शन विभाग में नियुक्त हुए। दिल्ली में जब कमलेश्वर जी ने सरकारी व राजनीति भ्रष्ट तंत्र को देखा तो वे आक्रोश एवं असंतोष से भर गए। तब उन्हें लगा व्याप्त भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करना असंभव है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत फैल चुकी थीं। इसी विषय पर उन्होंने मंथन किया था। उनके मन में भ्रष्ट सरकारी तंत्र के लिए जो भाव थे, विचार थे, उन्हें जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में प्रस्तुत किया। इसी कहानी के कारण उन्हें सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी। प्रस्तुत है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ एक व्यंग्यात्मक रचना है जिसमें कमलेश्वर जी ने भारतीय सरकार की परतंत्र मानसिकता को प्रकट किया है। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इसी के व्यंग्यात्मक अर्थ का उपयोग करते हुए लेखक ने इस पाठ में सारा व्यंग्य नाक शब्द पर केंद्रित किया है। अंग्रेजी सत्ता से आज़ादी मिलने के बाद भी भारतीयों ने विदेशी आकर्षण को नहीं छोड़ा। लोगों की इसी मानसिकता पर गहरा प्रहार किया है। जॉर्ज पंचम कौन थे? सबसे पहले इनके विषय में जानेंगे। जॉर्ज पंचम का जन्म हुआ था 1865 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1936 में। ये भारत के प्रथम ब्रिटिश शासक थे। बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। शाही दौरे के लिए जो तैयारियां हो रही थीं, उनकी खबरों से समाचार पत्र भरे थे। रानी के दर्जी की परेशानी थी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सचिव पहले ही दौरा करने वाला था। नया ज़माना था, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में छपी खबरें अगले दिन हिंदुस्तानी अखबारों में नज़र आती। रानी ने नीले रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया। उस सूट पर करीब 400 पाउंड का खर्चा आया। रानी की जन्मपत्री छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, यहाँ तक कि उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों
अंगरक्षकों की जीवनियां भी समाचार पत्रों की सुर्खियां बन रही थीं। महारानी के कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप रही थीं। राजधानी दिल्ली में सभी तैयारियां चल रही थीं। नई दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सड़कों की मरम्मत की गई थी। सरकारी भवनों पर रंग रोगन किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी एक मुश्किल थी जॉर्ज पंचम की नाक। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए एक समय कई आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे। चंदा जमा किया गया। नेताओं ने भी भाषण दिए थे। अखबारों में भी इसकी कई खबरें छपी थीं। जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार नियुक्त कर दिए गए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए। उन्हें शानो शौकत से उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। उसी ज़माने की ये घटना है। इंडिया गेट के सामने हथियारबंद पहरेदार पहरा लगाते रहे, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक यकायक गायब हो गई। एकाएक परेशानी बढ़ी। रानी आए और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक ना हो। चिंता बढ़ी। मीटिंग बुलाई गई। सभी चिंतित थे। यदि यह नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं रह जाएगी। इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक के ना होने से लोगों की परेशानियां बढ़ीं। देश का भला चाहने वालों की एक सभा बुलाई गई। सभी इस बात से सहमत थे कि अगर नाक नहीं है तो उन सब की इज्जत नहीं रहेगी। उच्च स्तरीय सभा हुई। दिमाग पर जोर डाला गया। परिणाम यह निकला कि हर स्थिति में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक मूर्तिकार को शीघ्र ही दिल्ली में हाजिर होने का हुक्म दिया गया। मूर्तिकार ने आते ही सभी हुक्म देने वालों के चेहरे देखे। उन चेहरों पर अजीब परेशानी थी। कुछ चेहरे लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए कहा गया। वह जानना चाहता था कि जिस मूर्ति पर नाक लगानी है वह कब और कहाँ बनी थी। इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सबने एक दूसरे की तरफ देखा तथा नज़रों में ही एक दूसरे पर यह जिम्मेदारी डालनी चाहिए। बाद में एक क्लर्क को इस बात की पूरी छानबीन करने के लिए कहा गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों को खोला गया पर कुछ पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर बताया कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। यह सुनते ही हुक्म देने वाले उदास हो गए। एक विशेष कमेटी बनाई गई और उसे ये काम सौंप दिया गया। जैसे भी हो ये काम करना ही होगा। नाक लगाने का कार्यभार उस कमेटी को ही सौंपा गया। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने हल निकाला कि वह हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाएगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाएगा। कमेटी के सभी सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने बड़े गर्व से कहा कि हिंदुस्तान में हर चीज़ मिल जाती है। खोज करने की आवश्यकता है। मेहनत करनी होगी और इसका फल भी मिलेगा। आने वाला ज़माना भी खुशहाल होगा। ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में भी छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद लौटकर निराश होकर उसने ये खबर दी कि यह पत्थर कहीं नहीं मिला, ये पत्थर विदेशी है। सभापति ने उत्तेजित होकर कहा, विदेशों की सारी चीज़ें हम हिंदुस्तानी अपना चुके हैं। दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल सकता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता।
पहले तो मूर्तिकार चुप रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके पास एक तरीका है, पर अखबार वालों तक ये नहीं पहुंचना चाहिए। सभापति की आंखों में चमक आ गई। कमरे के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियों में से वह नाक उतार ली जाए तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर ठीक बैठे। सभापति ने धीमे से कहा कि ये काम बड़ी होशियारी से होना चाहिए। मूर्तिकार देश दौरे पर निकला। उसके पास नाक का नाप था। उसने सारे देश में मूर्तियों का अवलोकन किया। मूर्तिकार ने देश के विभिन्न भागों में जाकर देश के सभी नेताओं की नाक नापी, लेकिन उन सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। वह दिल्ली से मुंबई पहुंचा। गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर सभी नाकें टटोली देखी। फिर वहां से गुजरात गया। वहां गांधी जी, पटेल, महादेव देसाई की सभी मूर्तियों को परखा। फिर बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय की नाक नापी, लेकिन उन सब की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। फिर बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, नेहरू जी की मूर्ति के पास भी गया। घबराहट में मद्रास पहुंचा। मैसूर, केरल का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा और लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से सामना किया और अंत में दिल्ली पहुंचकर अपनी मुश्किल बताई। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाक का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक से सभी बड़ी निकली। मूर्तिकार ने फिर एक सुझाव दिया। उसने बताया कि बिहार सचिवालय के सामने सन 1942 में शहीद बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वह वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाक भी इनसे बड़ी निकली। राजधानी में सब तैयारियां हो चुकी थीं। यह बात उन अधिकारियों तक पहुंची। फिर वे परेशान हो गए। उनकी गुलाम मानसिकता जाग उठी। मूर्तिकार पैसों से लाचार था, हार मानने वाला कलाकार नहीं था। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने पहले वाली शर्त दोहराई। कमरे के सभी दरवाजे बंद हुए। फिर मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। नाक लगाना ज़रूरी है, इसलिए 40 करोड़ में से किसी एक की जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार चौंक उठा और धीरे से बोला कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाक चुनने का कार्य उसका है, उसे सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इसकी इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा था कि नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदार को तैनात किया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसमें ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की जानकारी जनता को नहीं थी। रानी के आने का दिन भी नज़दीक आ रहा था। मूर्तिकार अपने बताए हल से स्वयं परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। उसे मिल गई। दिन आ गया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कहीं से पत्थर की नहीं लगती। उस दिन के अखबारों में एक बात और गौर करने की थी। देश में कहीं भी किसी उद्घाटन का समाचार नहीं था। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था। कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी। किसी का भी स्वागत नहीं हुआ था।
कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। अखबारों में किसी का भी ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सारे अखबार खाली थे। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए। अपमानजनक घटना थी। इसके बारे में अपने अखबारों में पत्रकार क्या छापते? देश के आत्मसम्मान को लूटने वाले की मूर्ति पर अपना ही आत्मसम्मान रख दिया। इससे बढ़कर अपमानजनक और क्या हो सकता है? बुरा सभी को लग रहा था, पर विरोध करने की ताकत किसी में नहीं थी। लाट पर जिंदा नाक लगने से अखबार वाले लज्जित थे, क्योंकि जिसके अत्याचार का इतिहास अभी भी लोग भूले नहीं हैं। यह कृत्य निंदनीय था। ये भाव देशवासियों को कचोट रहा था। मातम का दिन समझा गया होगा। वह दिन भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट करने वाला था। इसलिए उस दिन अखबार खाली थे। पाठ का संदेश। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से देश की बदहाल विभिन्न स्थितियों पर लेखक ने व्यंग्य किया है। इसमें दर्शाया गया है कि अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी प्राप्त करने के बाद भी सत्ता से जुड़े लोग औपनिवेशिक दौर की मानसिकता के शिकार हैं। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, जबकि कटी हुई नाक अपमान का प्रतीक है। इस पाठ से हमें ये संदेश मिलता है कि अपने राष्ट्र एवं समाज को भ्रष्टाचार मुक्त तथा तार्किक बनाना चाहिए। सरकारी प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी एवं ईमानदार बनाना चाहिए। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अपने देश एवं देशवासियों के सम्मान की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।